लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 21। रेहान आस्था को काफ़ी देर तक किस करते रहा था। फिर वो उससे अलग होकर बोला, अब मुझे ऑफिस जाना होगा, आप अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाहर राज हैं, आप उससे बोल सकती हैं। आस्था का मन तो नहीं था कि रेहान उसे छोड़कर जाए, क्योंकि वो जानती थी कबीर जी ने आज उसको आने से मिलने के लिए बोला है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उनसे मिलने के लिए जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी अभी उसका रेहान के ऊपर कोई हक नहीं है। इसीलिए उसने सिर्फ इतना ही बोला, आप जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। रेहान आस्था को उदास देख समझ गया था कि आस्था उसको जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन वो ये भी जानता था अगर वो अभी ऑफिस नहीं पहुंचा और वो आरना वहाँ पर पहुंच गई तो वो वहाँ पर पहुंचने के बाद किसी भी तरह का कांड कर सकती है। और अगर रेहान वहाँ पर नहीं हुआ तो हो सकता है वो उसके किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करे। इसके साथ साथ रेहान ने पहले सोच रखा था कि वो आज आरना को उसकी औकात दिखाकर रहेगा, जिससे कि वो खुद ही उससे शादी के लिए मना कर दे। रेहान ने जाते जाते आस्था के माथे को चूमा और बाहर चला गया। उसने जाते जाते राज को आस्था का ध्यान रखने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसको पूरा शक था कबीर जी के ऊपर कि वो जब आस्था के साथ यहाँ नहीं होगा तो वो हो सकता है वो आस्था को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। राज को इशारा करके रेहान वहाँ से चला गया था और जैसा कि रेहान ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कबीर जी ने पहले ही अपने कुछ आदमियों को अस्पताल में नज़र रखने को बोला था। जैसे ही रेहान वहाँ से गया, उन आदमियों ने कबीर जी को फ़ोन करके बता दिया कि रेहान वहाँ से जा चुका है और अब उस लड़की के पास कोई भी नहीं है, तो वो चाहते तो आकर उसे लड़की से मिल सकते हैं। अपने आदमी की बात सुनकर कबीर जी ने बस इतना बोला, अभी नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई रेहान का चमचा बैठा होगा। पहले तुम अच्छी तरह से पता करो कि वहाँ पर कोई रेहान का चमचा तो नहीं। अगर उसका कोई चमचा नहीं होगा तो मैं वहाँ पर आऊँगा, वरना उसका चमचा रेहान को बता देगा कि मैं वहाँ आया था और फिर जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो पाएगा। और मुझे अभी किसी भी कीमत पर रेहान को अपने काबू में रखना है, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। ये बोलकर कबीर जी ने फ़ोन रख दिया। कबीर जी के आदमी कबीर जी के कहे अनुसार वहीं घूमने लगे थे। उन लोगों ने अपना हुलिया चेंज कर रखा था। वो 3 लोग थे और तीनों लोगों ने वार्ड बॉय का रूप बना रखा था। वहीं राज ने भी इस वक्त अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ लगा रखी थी, जिससे कि कोई उसे पहचान न पाए। रेहान ने उसे जाने से पहले मैसेज कर दिया था कि कबीर जी बहुत चालाक हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपने आदमियों के यहाँ पर भेजा हो, जिससे कि वो उसके बारे में पता लगा सके। इसीलिए राज ने भी अपना हुलिया चेंज कर लिया था और वो आस्था के रूम के बाहर आराम से बैठकर अखबार पढ़ने का नाटक करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, वरुण उसे देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे यही लग रहा था कि रेहान अभी भी आस्था के साथ ही होगा। इसीलिए वो रेहान के पीछे पीछे उसके कैबिन में पहुंच गया था और जाते बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो भाभी के पास होना चाहिए था ना। तू अच्छी तरह से जानता है कि भाभी की जान को खतरा है, फिर तू यहाँ पर आ गया। तू बातों को सुनता क्यों नहीं है रे? वरुण की बात सुनकर रेहान पीछे मुड़ा और बोला, दुश्मनों को गलती करने का मौका देना चाहिए वरुण। जब दुश्मन गलती नहीं करेगा तब तक हम उस तक नहीं पहुँच सकते।
तो बस मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा दुश्मन गलती करे और मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूं, क्योंकि अभी हमारे पास मिस्टर मल्होत्रा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ एक गलती करें और मैं उनको वो सज़ा दूँ जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। वैसे भी मिस शेखावत वहाँ पर अकेली नहीं है, हमारा प्यारा राज उसके पास है, और जब तक राज उसके पास है कोई भी मिस शेखावत के ऊपर एक उंगली तक नहीं लगा सकता। ये बात तू अच्छी तरह से जानता है। और वैसे भी मेरे ऑफिस आने का कारण कुछ दूसरा है। मिस्टर मल्होत्रा ने उस नक्चरी आरना को यहाँ पर भेजा है, तो मैंने सोचा आज उसको उसकी औकात दिखा ही दी जाए। बहुत दिमाग खराब कर रखा है। मिस्टर मल्होत्रा ने वरुण रेहान की बात सुनकर कुछ बोलता है। इससे पहले ही रेहान के कैबिन का फ़ोन बजा था, जो कि रिसेप्शन से था, और वो रेहान को बस इतना ही कह रहे थे कि उनसे मिलने मिस आरना कपूर आई हैं। रेहान ने एक नज़र वरुण को देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, आप उन्हें आधे घंटे का इंतज़ार करवाइए और कहिए कि मैं भी मीटिंग में हूँ। आधे घंटे बाद मैं उसे ऊपर बुला लूँगा। ये बोलकर रेहान ने फ़ोन रख दिया और गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। रेहान को गुस्से में देख वरुण को हंसी आ रही थी। तभी उसको रेहान के गुस्से को दूर करने के लिए एक उपाय ध्यान में आया। उसने अपने फ़ोन से राज को मैसेज किया। राज वरुण का मैसेज देख चुपके से आस्था के रूम में पहुंचा तो आस्था सो चुकी थी, क्योंकि रेहान ने जाने से पहले उसको दवाई दी थी और वो दवाई के असर से सो चुकी थी। राज ने वरुण को मैसेज करके बता दिया था कि लेडी बॉस सो चुकी हैं, क्या अभी भी फ़ोन करना है। राज की बात सुनकर वरुण ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और अगर गुस्सा बढ़ गया उसका तो शायद आज किसी की सामत आ जाती। एपिसोड 22। राज के बताने पर कि आस्था सो गई है, वरुण ने रेहान की तरफ देखा, जहां इस वक्त गुस्से उसके चेहरे से झलक रहा था। उसको देखकर अब तो वरुण को भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो जानता था अगर रेहान का गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो वो आज किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, खासकर आरना की तो खैर नहीं। इसीलिए उसने बस राज को वीडियो कॉल करने को बोला और आस्था का चेहरा दिखाने को बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही आरना को बोला कि अभी मिस्टर रेहान मल्होत्रा मीटिंग में बिजी हैं, उन्होंने कहा है वो जैसे ही फ्री होंगे वो आपको ऊपर अपने कैबिन में बुला लेंगी। आरना को रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। उसने रिसेप्शनिस्ट को घूरा और ऊपर जाने लगी थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर जाने से रोका और बोली, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं मिस, अगर बॉस को पता चल गया तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। आप प्लीज़ यहाँ पर वेट कीजिए, जैसे ही बॉस ऊपर से कहेंगे हम आपको ऊपर भेज देंगे। लेकिन आरना ने रिसेप्शनिस्ट की बात नहीं सुनी। वो ऊपर जाने ही लगी थी कि मजबूरन रिसेप्शनिस्ट को आगे बढ़कर आरना का हाथ पकड़ना पड़ा, जिसे देख आरना को गुस्सा आ गया था। उसने रिसेप्शनिस्ट को धक्का दिया और वो वहाँ पड़ी सारी चीज़ उठाकर नीचे फेंकने लगी और उस पर चीखते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूँ और मेरी शादी तुम्हारे बॉस मिस्टर रेहान मल्होत्रा से होने वाली है, तो तेरी इतनी औकात कैसे होगी जो तूने मुझे रोका? ये बोलकर आरना ने वहीं रिसेप्शन पर तोड़फोड़ करने शुरू कर दी थी। पूरा ऑफिस नीचे रिसेप्शन पर इकट्ठा हो गया था। सब लोग आरना को देख तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। सबको आरना के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि रेहान अपने सब एम्प्लॉय के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करता था। वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली की तरफ मानता था। इसीलिए सबको आरना के इस बिहेवियर
पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों का मन कर रहा था कि वो जाकर रेहान को बोले कि वो आना नाम की इस आफत से शादी ना करे। वहीं दूसरी तरफ राज ने वरूर के फ़ोन पर वीडियो कॉल कर दिया और वरूर फ़ोन को सीधा रेहान के पास लेकर चला गया। उसने रेहान का हाथ पकड़ा और उसको सीट पर बैठा दिया। रेहान ने वरूर को घूर कर देखा और बोला, तू मेरे सामने से चला जा, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतर जाए। वरूर रेहान की बात सुनकर हंसा और उसने अपना फ़ोन सीधा रेहान की आंखों के सामने कर दिया। रेहान ने हैरानी भरी नज़रों से वरूर का चेहरा देखा और बोल पड़ा, मुझे यहाँ पर गुस्सा चढ़ रहा है और तू मुझे अपना फ़ोन दे रहा है। तू पागल तो नहीं हो गया वरूर? वरूर रेहान से हंसते हुए इतना ही बोला था, तू बस एक बार फ़ोन में देख ले, तेरा यह जो गुस्सा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैं तुझे 100% लिख कर देता हूँ। रेहान ने एक बार फिर गुस्से से वरूर की तरफ देखा और उसने उसका फ़ोन लेकर जैसे ही फ़ोन के अंदर देखा तो उसको आस्था की चेहरा दिखाई दिया जो बड़े ही प्यार से सो रही थी। आस्था को देखते हुए रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसका गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। वो आस्था को एकटक देखने लगा और उसके मुंह से निकल पड़ा, सोते हुए कितनी मासूम लग रही है ना मिस शेखावत। वरूर अब अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, मेरी भाभी वैसे भी बहुत मासूम है। हाँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा डेविल है, तभी तो पूरी दुनिया से डेविल के नाम से पुकारती है। इस बार रेहान को वरूर की बात सुनकर आज को गुस्सा नहीं आया। वो बोल पड़ा, मैं डेविल हूँ तभी तो मेरी ज़िंदगी में एंजल आई है। तुम सब लोग मुझे डेविल पुकारते हो, उसी को ख़त्म करने के लिए भगवान ने मेरी लाइफ में एंजल को भेज दिया। एंड एक्चुअली मैं तेरी भाभी एंजल ही है। रेहान की बात सुनकर वरूर कुछ रिएक्शन देता इससे पहले ही रेहान के कैबिन का गेट किसी ने बड़ी ज़ोर से खटखटाया था, जिसे सुनकर रेहान का गुस्सा एक बार दोबारा से हावी हो गया। उसने वरूर को देखने को कहा, उसके कैबिन में इस तरह से कौन आया है। वरूर ने जैसे ही जाकर कैबिन खोला तो नीचे से एक बॉडीगार्ड हाँफता हुआ ऊपर आया था। वो वरूर को देखते साथ ही बोला, बॉस वो नीचे मिस आरना कपूर ने रिसेप्शनिस्ट के मुंह पर थप्पड़ मारा है और सारा सामान तोड़ फोड़ दिया है। वो ऊपर आने की जिद कर रही थी तो रिसेप्शनिस्ट ने सर के कहे अनुसार उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुकी तो मजबूरी में रिसेप्शनिस्ट को उनका हाथ पकड़ना पड़ा। इसके बदले में उन्हें रिसेप्शनिस्ट को मारा और सारा सामान तोड़ते हुए बोला, मैं इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूँ और मैं तुम सबको इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर वरूर और रेहान दोनों के गुस्से आ गए थे। रेहान ने बॉडीगार्ड को नीचे जाने का इशारा किया और रिसेप्शन पर फ़ोन करके आरना को ऊपर उसके कैबिन में भेजने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आरना को सबके सामने उल्टा सीधा बोल। अगर वो आरना को अभी कुछ भी उल्टा सीधा बोलता तो 100% कबीर मल्होत्रा का उसके पास फ़ोन आ जाता और वो उसकी फैमिली के साथ कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश करते। रेहान ने आरना के ऊपर आने से पहले वरूर को अपनी आंखों के इशारे से बोला वो जल्दी से वकील के पास जाए और मैरिज के पेपर लेकर आ जाए, जिससे कि वो आज किसी भी हालत में आस्था से वो पेपर साइन करवा ले, क्योंकि वो अब इस आरना को अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त करना नहीं चाहता था और इस वक्त उसकी यही सही लग रहा था कि वो आस्था से शादी कर ले। एपिसोड 23। रेहान की बात सुनकर वरूर पूछ बैठा कि वो सच में आस्था से शादी करना चाहता है या फिर वो कबीर मल्होत्रा के कारण ही शादी कर रहा है। रेहान वरूर की बात सुनकर बोल पड़ा, शादी करने के पीछे वैसे तो काफ़ी रीज़न है, तू अच्छी तरह से जानता है। एक रीज़न तो कबीर मल्होत्रा
और दूसरा रीज़न भी तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं मिस शेखावत से बहुत प्यार करता हूँ। इसके साथ ही एक फ़ायदा होगा कि मुझे उस आना से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब तू जा और पेपर ले आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वरुण ने फिर भी जाने से पहले एक बार रेहान को देखा और पूछा, रे एक बार दोबारा सोच ले, तू सच में भाभी से शादी करना चाहता है ना? कहीं बाद में तू हर चीज़ के लिए ब्लेम भाभी को करे। अगर ऐसा तूने किया तो बहुत गलत होगा, मैं भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। रेहान वरुण की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं मिस शेखावत को किसी भी बात के लिए गलत ठहराऊँगा। वो यहाँ बसती है, तू तो जानता है ना। अब तू जा, वैसे भी वो आना नाम की मुसीबत आती ही होगी, अभी वो भी दिमाग खाएगी। वरुण रेहान की बात सुनकर हंस पड़ा और वहाँ से सीधा वकील के पास चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर रेहान ने सोचा है तो वो उसको पूरा करके ही रहेगा। कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही चाहता था। वो अपने दोस्त की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ चाहता था, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने रेहान को देखा था। उसने कबीर जी के बदलने के बाद अपनी ज़िंदगी को एक नरक सा बना लिया था। पूरे दिन काम काम और सिर्फ काम ही करता रहता था, कभी अपने लिए वक्त नहीं निकालता था। सब लोग उसके नाम तक से कांपने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ही बेरहम हो गया था। अब उस ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो वरुण बस उसको और आस्था को खुश देखना चाहता था। वो इसी सोच में रेहान के कैबिन से बाहर निकला ही था कि उसकी टक्कर गुस्से में आती आना से होगी। आना वरुण से टकराकर नीचे गिर गई थी और उसका गुस्सा बढ़ गया था। वो झटके से उठी और वरुण को थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी उसके कानों में रेहान की गुस्से से भरी आवाज़ आई, मिस आना कपूर, वरुण को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अगर तुमने वरुण को हल्का सा भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे पापा की क्या हालत करूँगा, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। और एक बात और, मैं ना तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारे पापा की दौलत में। तो तुम जैसे यहाँ आई हो वैसे ही यहाँ से जा सकती हो। वैसे तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया है। मैं उसके लिए अगर चुप हूँ तो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें मिस्टर कबीर मल्होत्रा ने यहाँ पर भेजा है। थोड़ी देर पहले तो मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था जो तुमने मेरे रिसेप्शनिस्ट के साथ किया वो सुनने के बाद, लेकिन अब अगर तुमने मेरा दिमाग खराब करा तो शायद तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। ये बोलकर रेहान ने अपनी पॉकेट में रखी गन निकाली और उसे अन्ना को दिखाने लगा, लेकिन अन्ना को रेहान की इस धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो हंसती हुई उसके बिल्कुल करीब आई और उसके गालों को हल्के से चूमते हुए बोली, ओह माय डार्लिंग, तभी तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये जो तुम्हारे डेविलपन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब दुनिया तुम्हें डेविल पुकारती है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। ये बोलकर आना रेहान के होठों पर किस करने जा रही थी कि रेहान ने उसे धक्का दिया, जिससे वो नीचे जाकर गिरी। आना ने नीचे गिरने साथ ही इधर उधर देखा तो सब एम्प्लॉयज उसको यूं गिरा देख हंस रहे थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। आनंद ने बेइज्जती के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से रेहान को अपने काबू में करना था, तभी वो मल्होत्रा इंडस्ट्री और उसकी पूरी दौलत को अपने नाम करवा सकती थी। ऐसा उसके पापा का सोचना था, इसीलिए वो अपने होठों पर स्माइल लाती हुई एक बार दोबारा से उठती है और रेहान से के बिल्कुल करीब आते बोलती, अगर मुझे तुम्हारे पापा ने नहीं बोला होता ना, तो मैं तुम्हारे कभी नहीं आती। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा मेरे पापा की दौलत में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे करीब आना पड़ा मिस्टर रेहान मल्होत्रा, वरना तुम जैसे लोग मेरे एक इशारे पर नाचते हैं, वो भी बंदरों की तरह। अन्ना की बात सुनकर रेहान हंसा।
वो अन्ना के बिल्कुल करीब आता हुआ बोला, तुम जैसी पता नहीं कितनी ही लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर किसी लड़की से शादी कर लूँ। तो तुम जो ये सपना देख रही हो मिस अन्ना कपूर, उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि इस जन्म में तो मैं तुम्हारा होने से रहा। इस जन्म में जिसको मेरी लाइफ में आना होगा उसको मैं अपने लाइफ में ले आऊँगा। तुम मेरी लाइफ में नहीं आने वाली हो, ये तो तुम सुन ही लो। आना रेहान की बात सुन बड़े घमंड से बोली, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा मिस्टर मल्होत्रा। मैं ऐसे ही किसी को अपनी बेइज्जती के बाद नहीं छोड़ती हूँ। तुमने जो आज मेरी इतनी बेइज्जती करी है, मैं उस बेइज्जती का बदला तो तुमसे लूँगी ही किसी भी तरह। फिर चाहे उस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लूँ या फिर तुम्हारे परिवार से लूँ। यह बोलकर अन्ना वहाँ पर रुकी ही नहीं। उसने जाते जाते वरुण को घूरा था, मानो वो उससे कह रही हो कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी। वरुण उसकी आंखों में देख रहा। वानी को समझ हंस पड़ा था और उससे बोला, तुमसे जो मेरा किया जा सके ना वो मेरा कर लेना, क्योंकि ना तो मैं तुमसे डरता हूँ ना ही तुम्हारे पापा से डरता हूँ। तो जाकर मिस्टर आदि कपूर से बोल देना जो उनसे मेरा किया जाए वो कर लें, मैं इंतज़ार करूँगा अपने साथ बुरा होने का। वरुण की बात सुनकर अन्ना को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर एक बार दोबारा से वरुण को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन वरुण सामने से हट गया और अन्ना एक बार दोबारा से गिर गई। एपिसोड 24। अन्ना ने जैसे ही वरुण को थप्पड़ मारना चाहा वो पीछे हट गया और अन्ना दोबारा गिर गई। उसे यूं दोबारा गिरा देख सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे। सब लोगों को अपने ऊपर यूं हंसते देख अन्ना का गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अभी अकेली थी। अगर मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पर होते तो ये सब ना होता। वो गुस्से में उठी और जाते जाते रेहान से बोल पड़ी, अब इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा ये नौकर होगा। ये बोलकर अन्ना वहाँ से चली गई और रेहान वापस अपने कैबिन में आकर नॉर्मली काम करने लगा। उसको अन्ना की धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसको इतना शांत देख वरुण समझ गया था कि रेहान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो किसी को नहीं बताएगा। इसीलिए वरुण ने कुछ नहीं पूछा और वो वहाँ से सीधा वकील के ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद रेहान ने अपने कुछ लोगों को फ़ोन किया। उसने उन लोगों के फ़ोन उठाते ही बस इतना कहा था, मुझे जल्द से जल्द अन्ना कपूर और आदि कपूर की सारी हिस्ट्री चाहिए। इसके साथ साथ तुम मल्होत्रा मेंशन और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मिस्टर कबीर मल्होत्रा अब शांत नहीं बैठेंगे। जंग का आगाज़ मैंने कर दी है और जंग अब कब छिड़ जाए ये ना तो मैं जानता हूँ और ना ही कोई और जानता है। तो हमें मिस्टर कबीर मल्होत्रा से अपने पूरे परिवार को किसी भी तरह से बचाना है। रेहान ने ये सब बातें करने के बाद फ़ोन रख दिया और अपनी टेबल पर बैठकर सोचने लगा था कि अब उसे क्या करना है। रेहान को आज कहीं से भी किसी की गलती नहीं लग रही थी। वो ऐसी किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने देना नहीं चाहता था जो उसके परिवार को बर्बाद कर दे। रेहान ये भी जानता था कि अन्ना के जाते ही कबीर जी का फ़ोन आएगा ही आएगा। वो इससे सबके लिए तैयार था। वो जानता था कि उसको कबीर जी को क्या जवाब देना है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अन्ना अभी नीचे ही गई थी। उसने कबीर मल्होत्रा और आदि कपूर को कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया और जो यहाँ हुआ वो सब बता दिया था। अन्ना की बात सुनकर आदि कपूर को गुस्सा आ गया और वो कबीर जी पर चीख पड़े। वहीं कबीर जी बिल्कुल शांत थे, जैसे आज जो हुआ उससे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। कबीर जी को चुप देखकर आदि कपूर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में बोल पड़े, कबीर ये सब क्या है? क्या तुमने मेरी बेटी को अपने उस नालायक बेटे से बेइज्जती करवाने के लिए भेजा था?
कबीर जी आदि कपूर की बात सुनकर हंसते हुए बोले, तो मिस्टर कपूर आप शांत हो जाइए। रेहान को कब कैसे क्या जवाब देना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अपने आप को शांत रखें। मैंने आपसे वादा किया है कि अर्ना की शादी रेहान से होगी तो वो मैं किसी भी तरह से करवा दूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ये बोलकर कबीर मल्होत्रा ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सामने पड़ी सारी चीज़ें तोड़ते हुए कहा, इस रेहान को तो अब मुझे मज़ा चखाना ही पड़ेगा। इसे मैं जितनी ढील दे रहा हूँ ये उतना ही मेरे सर पर चढ़ा रहा है। अब इसको दिखाना पड़ेगा कि कबीर मल्होत्रा है क्या। ये बोलकर कबीर मल्होत्रा शैतानी हंसी हंसा। उसने अपने आदमियों को उसी वक्त फ़ोन किया और बोला, वो जो हॉस्पिटल में लड़की है उसको जान से मार दो। मुझे रेहान की आंखों में दर्द देखना है। वो जब दर्द में होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। ये बोलकर कबीर जी ने फ़ोन रख दिया और अपने आप से बोल पड़े, मैं जानता हूँ आज रेहान ने जो भी कुछ किया वो सब उसे लड़की के कारण किया है, तो अब उस लड़की को मेरे रास्ते से हटना ही होगा, क्योंकि मेरे और दौलत के बीच जो आएगा वो मारा जाएगा। ये बोलकर कबीर मल्होत्रा हंस पड़ा था और बोला, अब आएगा खेल का मज़ा। मैंने कहा था रेहान को मेरी बात को इग्नोर मत करना। तुमने वही किया जो मैंने नहीं चाहा था, तो अब मैं वो करूँगा जो मेरे मन में आएगा और इसकी शुरुआत उस लड़की से होगी। तू चाहकर भी कभी मेरी सच्चाई तक नहीं पहुँच पाएगा रेहान मल्होत्रा कि मैं कौन हूँ और मैं तुम लोगों के साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम सबकी ज़िंदगी का खलनायक हूँ। ये बोलकर कबीर मल्होत्रा शैतानी हंसी हंसने लगा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कबीर जी ने अपने फ़ोन पर गाना स्टार्ट किया और गाने लगा था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। कबीर जी पीते पीते वहीं सो गए थे। वहीं दूसरी तरफ वरुण वकील के पास पहुंच चुका था और उसने रेहान के कहे मुताबिक पेपर्स ले लिए थे। वो वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था रेहान उसको वहीं मिलेगा। वहीं रेहान अभी हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंचा था कि उसके पास राज का फ़ोन आ गया। रेहान ने राज का फ़ोन उठाकर बस इतना ही कहा, मैं बाहर ही हूँ, अंदर आ रहा हूँ। रेहान की बात सुनकर राज फुसफुसाते हुए बोल पड़ा, बॉस, कबीर मल्होत्रा ने अपनी चाल खेल दी है। यहाँ हमला हो चुका है। बॉस, लेडी बॉस अंदर है। क्या करें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राज की बात सुनकर रेहान चौंक गया था और बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ सबको। तुम बस मिस शेखावत के पास जा हो और देखो उनको कुछ ना हो। राज रेहान की बात सुनकर कुछ बोलता इससे पहले ही गोलियों की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन रेहान ने जल्दी से कार बंद की और अपने साथ आए हुए बॉडीगार्ड को अपने साथ आने को बोल दिया। वहीं आस्था भी गोलियों की आवाज़ से जग गई थी और वो समझ गई थी कि ये सब किसने किया है। एपिसोड 25। आस्था गोलियों की आवाज़ से समझ गई थी कि इन सब के पीछे कौन है। उसको एक बार दोबारा से वो सब याद आने लगा था जो उसके पिछले बर्थ में हुआ था, लेकिन इस वक्त उसको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया था और अपने बेड से खड़े होने लगी थी कि तभी राज अंदर आ गया और आस्था को देखकर बोला, मैडम आप घबराइए मत, मुझे बॉस ने बोला है कि मैं आपके पास रहूं। आस्था राज की बात सुन बोल पड़ी, सर कहाँ हैं? राज आस्था की बात सुनकर हंसते हुए बोला, मैम बॉस बाहर आ चुके हैं, वो अब सब संभाल लेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आस्था राज से तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन वो अपने आप से बोल उठी, यानी इस बार की मेरी ज़िंदगी मेरी पिछली ज़िंदगी से काफ़ी अलग है, क्योंकि मेरे पिछले बर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
पिछली बार अस्पताल में किसी ने भी हमला नहीं किया था और इस बार अबीर मल्होत्रा ने पहले ही अस्पताल पर हमला करवा दिया जिससे कि वो मुझे जान से मार सके। तो इसका मतलब क्या अबीर मल्होत्रा ये जानता है कि मेरा दोबारा से रिबर्थ हुआ है? क्या उसका भी रिबर्थ हुआ है? पर कैसे? उसका तो रिबर्थ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उस वक्त जिंदा था जिस वक्त उसने मुझे जान से मारा था। आस्था दिल में ये सब बात सोच रही थी पर उसको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि ये सब सोचते हुए उसका सर दर्द करने लगा था। इसीलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपने आप को एकदम से नॉर्मल कर लिया था। वहीं बाहर एक जंग सी छिड़ी हुई थी। रेहान और उसके बॉडीगार्ड कबीर मल्होत्रा के सारे आदमियों का अच्छी तरह से मुकाबला कर पा रहे थे। रेहान ने पहले ही सारी मरीजों के दरवाजे क्लोज करवा दिए थे जो उसे फ्लोर पर एडमिट थे। इसके साथ साथ उसने वहाँ के डॉक्टर और नर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था इस जंग में किसी भी बेकसूर के साथ कुछ भी हो। वहीं लगातार आती आवाज़ों से आस्था अब परेशान हो रही थी। उसको रेहान के लिए डर लग रहा था। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रेहान कबीर उर्फ अबीर मल्होत्रा का सामना अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन फिर भी वो रेहान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए उसे रेहान के लिए डर लग रहा था कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। उसने मन ही मन करड़ी माता से प्रार्थना की कि उसके रेहान को कुछ ना हो और जो भी होना है उसके साथ हो जाए। वो रेहान के सारे दुखों को अपने ऊपर लेना चाहती थी और बस रेहान की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लाना चाहती थी। आस्था अपनी सोच में ही थी। उसको सोच में देख राज समझ गया था कि वो रेहान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इसीलिए वो बोल पड़ा, लेडी बॉस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ संभाल लेंगे, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो बॉस मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। होप आप मेरी बातों को समझ रही हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आस्था राज की बात सुनकर बोल पड़ी, आप डरिए मत, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं हूँ ना, मैं उनको संभाल लूँगी। बस आप यहाँ से जाइए और देखिए कि वो लोग आपके बॉस के साथ कुछ गलत ना कर दें। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। आस्था किसी भी तरह से राज को यहाँ से भेजना चाहती थी कि वो जाकर रेहान की मदद कर दे। राज आस्था की बात सुनकर हल्का सा हंसा। लेडी बॉस, अभी आप हमारे डेविल बॉस को जानती नहीं हैं। लोग उनको ऐसे ही डेविल नहीं बोलते हैं, वो सच में डेविल हैं। बस आपके लिए वो थोड़ा सा अपने आप को बदल रहे हैं क्योंकि वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अगर आपको सच बताऊं तो पिछले 3 सालों से मैंने बॉस के चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं देखी, लेकिन जिस दिन से आप उनकी ज़िंदगी में आई हैं वो मुस्कुराना सीख गए हैं और अपनी ज़िंदगी को जीना भी। आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, या मैं ये कहूँ कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज तो इन सब लोगों की मौत ही आई है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको हार्म करने की कोशिश करी। आस्था राज की बात सुनकर कुछ नहीं बोली थी। उसको चुप देख राज को लगा शायद आस्था रेहान को प्यार नहीं करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर अपना सर झुकाते हुए बोला, लेडी बॉस, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। क्या आप भी बॉस से प्यार करती हैं? क्योंकि मेरे बॉस तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हमें उनकी आंखों में भी दिखता है। आस्था ने 2 पल राज को देखा और बोल पड़ी, मैं भी आपके बॉस से बहुत प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से। और आप बेफिक्र रहें, मैं आपके बॉस को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये बोलते हुए आस्था ने अपने मन में सोचा कि उन्हीं के लिए ही मैंने दोबारा से रिबर्थ लिया है, तो भला मैं उनसे कैसे दूर हो जाऊं? अगर उनसे दूरी होना होता तो ये रिबर्थ ना होता। आस्था को दोबारा से अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी तक बाहर से आवाज़ आनी बंद नहीं हुई थी।
अभी वो राज को कुछ बोलती इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। आस्था फ़ोन की आवाज़ से समझ गई कि वह उसके पापा का ही फ़ोन होगा। उसने एक बाहर से आती आवाज़ों को सुना और फ़ोन ना उठाने का फ़ैसला किया। उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और उसका कारण वो समझ नहीं पा रही थी। उसको न जाने क्यों आने वाले वक्त के लिए डर लग रहा था कि न जाने वो कैसे रेहान को कबीर से मिलवा पाएगी। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और 96% से भी ज़्यादा लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ स्टोरी को सुनते हैं। प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। और जिन्होंने भी चैनल